बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि मुल्क में तालीम तारीखी बदहाली का शिकार है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में शरह ख्वानगी का पिछले 15 सालों में सिर्फ 2% बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। और मज़ीद इस खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची की। कराची में पानी का शुरू किया गया मंसूबा K4 जो है उस पर काम अब बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और वफाकी बजट में K4 मंसूबे के लिए रकम मुख्तस की गई, लेकिन वो इतनी कम है कि उससे मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर जाली मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ की भरमार है। नाज़रीन, जाली लेबॉर्ट्रीज़ के खात्मे के लिए बरसों से जारी मुहिम अब नाकाम हो चुकी है और इस नाकामी की क्या वजूहात हैं, जानने के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा पेशावर वाजिद शहजाद से। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी भी मुआशरे के मुहज़्ज़ब होने के लिए उसकी अव्वलीन तरजीह जो होती है वो तालीम होती है, लेकिन अगर तालीम पर तवज्जो ही ना दी जाए तो वो तालीम का बेड़ा गर्क करके रख देती है। और अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तालीम जो है वो तारीखी बदहाली का शिकार होती दिखाई दे रही है। उस पर किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक से। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि हमेशा कहा जाता है कि तालीम अव्वलीन तरजीह है, लेकिन उस पर ही तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी ज़बूहाली का आखिर क्या वजूहात हैं और क्यों ये इतनी ज़बूहाली का शिकार है तालीम हमारी? बहुत शुक्रिया फरजाना। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे ये जो इकनॉमिक सर्वे आया और उसके बाद जो बजट की दस्तावेज़ात हैं उसके अंदर बेतहाशा मालूमात हैं कि इस पे मेरा ख्याल है कि कई घंटे जो है बहस हो सकती है। ऐसी जो है वो इंतहाई अहम मालूमात हैं। तो आज इन पिछले तकरीबन 4-5 दिनों में इन तमाम मालूमात को इकट्ठा किया मैंने और कई लोगों से मुलाकातें की और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने हासिल किए जो गवर्नमेंट ही के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो इतने परेशान कुन हैं कि मतलब बहुत सी चीज़ें अगर सामने लाएँ तो शायद लोगों को यकीन नहीं आएगा कि आपने जैसे जिक्र किया कि 15 सालों में 2% का इजाफा हुआ है। यानी इस वक्त जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया, जो साल रवा है, यानी जो इकनॉमिक जो फाइनेंशियल ईयर है जो ख़त्म हो रहा है, इसका जो इकनॉमिक सर्वे आया है और उसमें जो परफॉर्मेंस है वो ये बताएगी कि हमारी जो शरह ख्वानदगी है, जो लिटरेसी रेट है, सबसे पहले मैं उसकी तरफ आऊँगा, उसके बाद फंडिंग और दूसरी चीज़ों की तरफ आएंगे, हायर एजुकेशन की तरफ भी आएंगे। तो शरह जो ख्वानदगी है वो पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट एक किसी भी मुल्क का एक वो होता है कि इस मुल्क में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 60% लोग जो है वो तालीम याफ्ता हैं और तालीम याफ्ता की जो एज है वो उन्होंने गिनी है कि 10 से ज़्यादा जो हों, 5 से 10 के दरमियान या 5 से 9 के दरमियान जो होते हैं वो तमाम बच्चे होते हैं जो एनरोलमेंट की एज में होते हैं, जिन्होंने बच्चों ने भी दाखिला लेना होता है। 10 के बाद अगर कोई बच्चा एनरोल नहीं होता तो वो नाख्वानदा समझा जाता है। लिहाजा 10 के बाद की जो तमाम तफसीलात हैं वो बड़ी परेशान कौन है। और ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो 60%, जैसे मैंने कहा बताया गया 60%। ये 60% भी अब हुई है ना रियाज, इससे पहले तो बल्कि 58% थी, 2%। तो अब ये इन सालों के अंदर ये एदादो शुमार बढ़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त मेरे पास पिछले कुछ 6-7 सालों के इकनॉमिक सर्वे हमने कई दिनों में जो है वो इन्वेस्टिगेट किए, जिसके मुताबिक एक इकनॉमिक सर्वे है और वो हमारे पास मौजूद है, जिसके तहत पाकिस्तान की ये 2018-19 का जो है वो डेटा है, 18-19 का, और ये इकनॉमिक सर्वे है 2023-24 का। अच्छा। ठीक है, तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि 2 साल पहले का है या 1.5 साल पहले का है। उसमें जो पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट बताया गया है वो 62.4 बताया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का 15 सालों में जो लिटरेसी रेट है, शरह ख्वानदगी है, वो 2% तो शायद 58 से 60 वो कागजात में बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हमने इन्हीं कागजात में चंद साल पहले जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक 62.4% पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी जो है वो बताई गई है। और मज़े की बात है 2020-21 के मुताबिक 2020-21 के मुताबिक पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी 62.8 यानी ऑलमोस्ट 63% है। ठीक 63%। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 2024-25 का साल जो है वो ख़त्म हो रहा है माली साल, और इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक
पाकिस्तान की जो शरह खानदगी है वो 60% है। 2020-21 के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 62.8 और अब होगी 60। और अंदाजा लगाएं 3% हमारी जो शरह खानदगी है वो वापस गई है। बिल्कुल तो ये हमारी हालत है कि 3 हो चुका था, यानी हाँ, तो तकरीबन 63 को ये टच कर चुका था और इस वक्त पाकिस्तान की शरह खानदगी ऑफिशियली 60 है। ये भी ऑफिशियल फिगर्स हैं। और मैंने अब एक दो और इदारों से जो है वो बात की है। हम पिछले कोशिश कर रहे हैं कि जो 20 सालों का डेटा है वो हमारे पास निकला है, उसमें कुछ और एंगल्स भी हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन रियाज, इस तमाम सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए जब हमें पिछले दिनों ये भी पता चला था कि वज़ीर आज़म की जानिब से तालीमी एमरजेंसी जो है वो नाफिज की जा रही है, तो उस पर क्या पेशरफ्त हो सकी है, क्या अमल दरामद किया जा सके अब तक उस पर? देखें, तकरीबन इस पे शायद हम एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। पिछले साल मई जून में प्राइम मिनिस्टर ने एमरजेंसी का ऐलान किया, एजुकेशन एमरजेंसी का, और उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तालीमी एमरजेंसी जो है इसके बगैर हमारा नहीं है, कौम नहीं बच सकती, कुछ नहीं हो सकता। और एजुकेशन एमरजेंसी जो है का नफाज कर दिया गया, ऐलान भी कर दिया गया और कहा गया वॉर फुटिंग पे इसकी तैयारी की जाए, जंगी बुनियादों पर, और इसके बगैर जो है कोई चारा नहीं है। उसको 1 साल 1.5 साल होने को है और वो जो ऐलान हुआ था उसके बाद जो इमरजेंसी की जो कमेटी बनाई गई थी उसको जो चेयर करना था वो प्राइम मिनिस्टर ने करना था। वो एक मीटिंग हुई, हाँ। उसके बाद से अब तक दोबारा उस इमरजेंसी कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, बल्कि कुछ दिनों पहले मुझे पता चला है कि वजारत तालीम ने प्राइम मिनिस्टर को दोबारा ख़त लिखा है और वज़ीर आज़म से अपील की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरजेंसी के हवाले से जो हमने ऐलान किया था उसके हवाले से अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई, लिहाजा आप जो है वो मीटिंग कन्वीन करें, अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकालें ताकि इस इमरजेंसी के मामले पे बातचीत हो सके। जो एजुकेशन इमरजेंसी हमने जो है वो ऐलान कर जो है वो हमने किया है। एक और चीज़ जो परेशान कुन है वो ये है कि पिछले 6 से 7 सालों में हमारा जो एजुकेशन बजट है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। 2018-19 में जीडीपी के 2% का हम बजट जो है वो एजुकेशन के लिए दे रहे थे, अब जो घट कर आते आते पहले 1% हुआ, 1.5% हुआ, फिर 1% हुआ, फिर अब इस वक्त ये जो इकनॉमिक सर्वे है इसमें बताया गया कि चारों सूबों ने और वफाक ने मिलकर तकरीबन 8% ऑफ द जीडीपी जो है वो तालीम के लिए खर्च किया है। यानी पूरे बजट का यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि आज 2 दिन पहले जो सिर्फ ज़िमनी जिसे ग्रांट्स कहते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहते हैं, उसके लिए 712 जो है वो अरब रुपए मंजूर किए गए। यानी हमने 100 अरब मांगे थे और ये देखें हमने 180 अरब रुपए खर्च कर लिए, लिहाजा 80 रुपए की ज़मीनी ग्रांट है वो पार्लियामेंट से 2 दिन पहले मंजूर हो गई। लेकिन यहाँ पे तालीम के लिए इनके पास पैसे नहीं है। नंबर्स की बात अगर हो ही रही है तो हमें साथ इसके ये भी बता दें कि कितने फीसद इस वक्त बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं? देखिए, तकरीबन इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर है, कल मेरी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ लोगों से बात हुई और उनका ये कहना था कि ये जो तादाद है जो स्कूल से बाहर है वो 26 से 27 जो है वो मिलियन के करीब है। यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग के बच्चे एज के बच्चे हैं, लेकिन वो स्कूल से बाहर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो और एक और परेशान कुन बात है वो ये रही है कि जो ओवरऑल जैसे मैंने बजट की एक तो बात कर दी, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि एमरजेंसी की हम बात कर रहे थे तो 2011 से लेकर अब तक 2025 तक 3 दफ़ा इमरजेंसी जो है प्राइम मिनिस्टर नाफिज कर चुके हैं। 2011 में, 2015 में और अब पिछले साल 2024 में। तो अब अंदाजा लगाएं 3 मरतबा जो है वो इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। उस पर कोई अमल दरामद हुआ? कितने % अमल दरामद हुआ और उसके क्या नताइज अब तक सामने आ सके हैं? देखें, अमल दरामद क्या होना है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि मेरी इस हफ्ते इसी स्टोरी के हवाले से बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। उनका ये कहना था कि ना सिर्फ एजुकेशन बजट के लिए बल्कि हायर एजुकेशन के बजट के लिए हमने सरतोड़ कोशिश की, लेकिन फिल वक्त हुकूमत जो है वो इस चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं रखती कि तालीम वाले मामले को कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। हम देख रहे हैं कि जो इस दफ़ा कम्युनिकेशन का बजट, सेनेट का बजट
यानी मवासलात वगैरह की जो वजारत है उसका बजट, सड़कें पुलों का बजट, और इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs जिन्हें कहा जाता है, उसकी मद में जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको 70 अरब रुपए जो है वो दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये SDGs है, ये लाया इसलिए गया था क्योंकि MDGs जो थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, वो पाकिस्तान अचीव नहीं कर सका था। उसके बाद SDGs आए थे और SDGs का मतलब ये था कि तालीम, सेहत और इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेहतर किया जाएगा पाकिस्तान जैसे। लेकिन रियाज, हमने तो देखा है कि हुकूमत की जानिब से तालीम को मुसलसल नजरअंदाज ही किया जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो उन पसमानदा इलाकों का क्या बनेगा जहां पर बच्चे तालीम ही हासिल नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोई इकदाम उस हवाले से भी सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी परेशान कुन बात है। और इस्लामाबाद में अगर हम बात करें, सिर्फ इस्लामाबाद की, यहाँ पे कोई 300 से 600 के दरमियान जो है इनफॉर्मल जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक किस्म के खुले में। और इनफॉर्मल का मतलब ये है कि वो बाकायदा स्कूल नहीं है। अच्छा। कुछ जगहों पे जो है वो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की गई है, आर्जी तौर पे अरेंजमेंट की गई है। तो इस्लामाबाद जैसे शहर जहाँ पे वसाइल भी अच्छे खासे हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, यहाँ पे पूरी मशीनरी रहती है, यहाँ पे पार्लियामान है। अगर यहाँ पे ये हाल है कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मल जो एजुकेशन के लिए जो है वो बच्चों को एनरोल करने के लिए आपको मसाइल आ रहे हैं, तो हम अंदाजा लगाएं कि पूरे मुल्क में जो नाख्वानदा अफराद की तादाद है वो इस वक्त जो करंटली हम बात कर रहे हैं 6 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। 6 करोड़ 76 लाख अफराद जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त नाखानदा हैं। और जो एक और जो इकनॉमिक सर्वे में जो फिगर आया, अगेन ये जितने फिगर्स हैं बड़े परेशान कौन है, लेकिन अगर जो इख्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं अगर उनमें से कोई प्रोग्राम देख रहा हो तो यकीनन उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। ये हमने कोई ऊपर से कहीं और से फिगर नहीं लिए, बल्कि ये वो तमाम फिगर्स हैं जो इकनॉमिक सर्वे और दूसरे जो वजारत तालीम NCHD के पास ये सारे दस्तावेज़ात, ये सारे सबूत मौजूद हैं। इसमें हम इस किस्म की कोई ऐसी हवाई बात नहीं कर रहे, हम कहें कि हम किसी एजम्पशन पे बात कर रहे हैं। आला तालीम की अगर बात की जाए तो आला तालीम के लिए जो रवां साल है इसमें तकरीबन 120 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन जो नया माली साल है उसके लिए इसमें 105 अरब रुपए रखे गए हैं, और जिसमें जो हायर एजुकेशन का जो तरक्याती बजट था वो कुछ 60-66 अरब रुपए के करीब रखा गया था। और जब ये साल मुकम्मल हो रहा है तो तकरीबन 45 अरब रुपए के करीब जो तरक्याती या ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मद में जो पैसे होते हैं वो तमाम के तमाम 45 अरब रुपए के करीब जो है वो जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 40 अरब जो है वो एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए थे और 5 अरब लैपटॉप स्कीम के लिए थे। तो 45 अरब वो भी सारे जारी नहीं हुए। लेकिन इस साल जो आने वाला जो साल है माली साल, इसमें हायर एजुकेशन के लिए तकरीबन जो है वो 33 अरब रुपए के करीब रखे गए, 33 से 35 अरब रुपए के करीब। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं अगर ये मिलेंगे तो ये 20 के आसपास जो है ये इनको मिल पाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस तरह हम बजट की बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरजीहात की बात कर रहे हैं, ये जो तमाम सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, इसको अगर हम मद्देनजर रखते हुए बात करें तो जिस तरह से बजट में तालीम के हवाले से कट डाउन लगाया जा रहा है, उसका बजट कम किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी कितनी रकम मुख्तस होनी चाहिए ताकि हम तालीमी निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चला सकें? देखें, इसका तो सीधा सीधा फार्मूला है, पूरी दुनिया में ये होता है। और मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात की जाए बाकी ममालिक में तो निस्बतन अच्छी सूरत हाल है। यूरोप वगैरह से तो हमारा कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कम अज़ कम जो है GDP का 2% जो है वो इनको खर्च करना चाहिए कि तालीम पे वो खर्च करें। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात ये है वो ये है कि वफाक और सूमों के दरमियान हमआहंगी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम जो है वो बुनियादी तमाम मसाइल की एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि वफाक कोई फ़ैसला करता है या कुछ कहता है तो सूबे ये कहते हैं कि जनाब ये मामला जो है वो वफाक का नहीं है। वफाक कौन होता है? 18वीं तरमीम के बाद तो जनाब उनका कोई जो है वाली वारिस ही नहीं है। और आप कौन होते हैं ये कहने वाले? आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जब 2010 की जब हम बात करें, 2010 में जब यहाँ पे 18वीं तरमीम हुई थी तो उस वक्त जो लिटरेसी रेट था वो तकरीबन जो है वो 56-57% था।
2010 की बात हो रही है, अब 2025 में हम 60% की बात कर रहे हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं, हर साल 1% लिटरेसी रेट या शरह खानदगी बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 62.8 से कम होकर 60% हो चुकी है। और ये हुकूमती दस्तावेज़ात हैं, ये जिसके हाँ जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2023-24 का इकनॉमिक सर्वे है, 23-24 का, यानी आप समझें कि इस वक्त जो 24-25 था ये पिछले साल का है। इसमें जो था इकनॉमिक सर्वे में 62.8, और यहाँ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इदारे शुमारियात के ये फिगर्स हैं, ये कोई ऐसे फैसे फिगर्स नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे किस बात का रोना रहे। आखिरी और अहम बात ये होगी कि इस वक्त जो ऑफिशियल फिगर, जैसे मैंने आपको बताया कि 60% इन्होंने बताया है, तो मुझे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एक इंतहाई अहम जिम्मेदार शख्स ने बताया ये जो फिगर्स था ये 59.1% था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप समझ जाएं सियासी मजबूरी थी या क्या मामला थे, तो हमें जो है ना 1% इंक्रीज दिखाना था। जो सेंसस हुआ है 2018 का 2023 का, उसके मुताबिक जो है वो 59.1% जो है वो 59.1% जो है वो शरह खानदगी है, ये 60% नहीं है। और इन फिगर्स को इस्तेमाल करते हुकूमत ने इसको 60 कर दिया। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स जैसे इदारे के फिगर्स को अगर फज कर रही है, अपनी सियासी बयानिया के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो ये शायद बड़े अफसोस की बात है। और तालीम जैसे टॉपिक पे मेरा ख्याल है कि ये वो टॉपिक है कि जिस पे किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सूबे हों चाहे वो वफाक हो, लेकिन यहाँ पे भी अगर हो रहा है तो ये इंतहाई अफसोसनाक और खतरनाक बात है। ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, आने वाले वक्तों में तालीमी निज़ाम को आप कहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि हमने तो बिल्कुल भी शरह ख्वानगी में इजाफा तो नहीं देखा है, वो उल्टा कमी देखने में आ रही है। तो आने वाले वक्तों में हम कहाँ स्टैंड करते हैं हमारा तालीमी निज़ाम? देखें, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तालीम पे इन्वेस्टमेंट या तालीम पे जो है वो कम इन्वेस्टमेंट या डिवेस्टमेंट जिसे कहते हैं, उसका जो असर है वो आपको बहुत जल्द नज़र नहीं आता। और चूँकि आप ये एक नस्ल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आने वाले चंद सालों में हमें ये सारा कुछ नज़र आएगा। मैंने जैसे कहा कि 2018-19 के बाद हमने देखा कि जो लिटरेसी रेट है, आबादी का बूम है, हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.57% है एशिया में, या इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ तालीम के लिए जो ज़राए, जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, जो GDP के जो परसेंटेज होनी चाहिए वो अच्छी खासी कम है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सबसे अहम बात देखा जाए तो यही सूरत हाल है। आज अगर तालीम के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में ये हमें बहुत अच्छा पे बैक करेगी। लेकिन जो सूरत हाल हमारे मुल्क में तालीम की है, अगर आज उसके ऊपर तवज्जो ना दी गई तो आने वाले वक्तों में बहुत नुकसान का बायस बन सकता है। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को पानी फराहम करने के बड़े मंसूबे K4 पर काम बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और वफाकी बजट में कहा जा रहा है कि K4 मंसूबे के लिए कम रकम मुख्तस की गई थी, और ये रकम इतनी कम है कि काम बंद होने का खदशा बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रकम फराहम की गई है उससे ठेकेदारों की सिर्फ 1 माह की तनख्वाह ही दी जा सकती है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं कराची के नुमाइंदे फरीद आलम से। फरीद आलम, इतना बड़ा मंसूबा K4 का जिस पे पूरा कराची का इन्हिसार है, क्या वजह है कि उसको बंद करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, K4 मंसूबे की अगर हम बात करें तो कराची के पानी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कराची की आबादी बहुत बड़ी है, और इस वक्त जो कराची को पानी मिल रहा है वो बहुत कम है। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए 2005 में साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में K4 मंसूबे की बुनियाद रखी गई थी, और ये कहा गया था इस मंसूबे को 2 साल से लेकर 3 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन 2005 से आज 2025 आ गया, मुख्तलिफ अदवार में इस मंसूबे के साथ खिलवाड़ होती रही, जिसकी वजह से ये मंसूबा एक ख्वाब बन के रह गया। जो कराची के जो शहरी हैं गुज़िश्ता 20 सालों से ये देख रहे हैं कि ये K4 मंसूबा मुकम्मल होगा तो उनको पानी मिल जाएगा। K4 मंसूबे की अगर हम बात करें तो इस मंसूबे को जब शुरू किया गया था तो इसकी लागत सिर्फ 25 अरब रुपए थी, लेकिन हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान चपकलिश की वजह से इस मंसूबे की तकमील की मुद्दत में इजाफा होता चला गया।
इसी के साथ साथ इसकी जो लागत है वो भी बढ़ती चली गई। फिर जब डॉलर का बुरहान शहर में मुल्क में पैदा हुआ तो उसके बाद जब डॉलर की कीमत बढ़ी तो इसकी मंसूबे की तामीरी लागत जो है 200 गुना ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद अब ये जो 25 अरब रुपए का मंसूबा था 126 अरब रुपए में पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी इसके मुकम्मल होने के आसार नजर नहीं आते हैं। 2018 तक ये मंसूबा सिंध हुकूमत और वफाक के ताउन से चल रहा था, जिसमें यह तय पाया था कि जो इस मंसूबे की लागत है आधी सिंध हुकूमत देगी और आधी वफाकी हुकूमत के बजट से पूरी की जाएगी। 2018 के बाद जब मुल्क के अंदर पीटीआई की हुकूमत आई तो पीटीआई की हुकूमत ने इस मंसूबे को यह कहकर सिंध से ले लिया कि सिंध हुकूमत इस मंसूबे को मुकम्मल करने में दिलचस्पी नहीं रखती। सिंध हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से यह मंसूबा तकमील की मुद्दत से इसमें ताख़ीर हो रही है। तो अब यह मंसूबा वफाक पूरा करेगी और वफाक ने यह मंसूबा सिंध से लेके वापडा के हवाले कर दिया। वापडा को इसकी तामीरी काम का ठेका दे दिया गया। 2018 से वापडा इस पे काम कर रहा है और अब वापडा का दावा यह है कि उन्होंने 65% काम मुकम्मल कर लिया है। अच्छा। 2005 से अब तक की अगर हम बात करें तो इस मंसूबे पे वफाकी हुकूमत की जानिब से 85 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब जब चंद माह कबल हमारी चेयरमैन वापडा से बात हुई, वो कराची आए थे और उन्होंने केफुर साइट का विजिट भी किया था। उसमें जब उन्होंने ब्रीफिंग दी थी तो उनका कहना यह था कि वापडा ने अपने जिम्मे जो केफुर मंसूबे के ठेके उनके पास हैं 9 मुख्तलिफ कामों के ठेके, उसमें 65% काम मुकम्मल कर लिया। अब उनको जो है 40 अरब रुपए की जरूरत है। अगर हुकूमत फरीद, जब ये मंसूबा शुरू किया गया था, जब इस मंसूबे का आगाज किया गया था और उस मौके पे उस टाइम पे जो रकम फराहम की गई थी, क्या वो इतनी एनफ नहीं थी कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके? जी 2005 में इस मंसूबे को कंसीव किया गया था। 2005 में कंसीव करने के बाद ये मंसूबा जो है सर्द खाने की नज़र हो गया था। फिर इसके ऊपर काम 2012 के बाद शुरू किया गया और 2015 में इसका एक बार उस वक्त के वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने इसका इफ्तिताह किया और दावा किया 2017 में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उस वक्त तक इस मंसूबे की लागत 25 अरब रुपए थी, जिसमें आधे सिंध हुकूमत ने देने थे और आधे वफाक ने देने थे। लेकिन बदकिस्मती से जब K4 मंसूबे का डिज़ाइन बनाया जा रहा था तो उस वक्त भी K4 मंसूबे के डिज़ाइन के अंदर कराची के शहरियों के साथ एक धोखा किया गया। जब ये नक्शा बनाया गया, जब इसका डिज़ाइन मंजूर कराया गया, PC1 वफाक से मंजूर कराई गई, तो उसके अंदर ऑगमेंटेशन का तो काम ही शामिल नहीं किया गया था। अच्छा। अगर ऑगमेंटेशन नहीं होगी तो K4 मंसूबा बनने के बाद भी कराची के शहरियों को पानी नहीं दे सकेगा। हमें ये समझना होगा K4 मंसूबा जो है बनाया जा रहा है, K4 मंसूबा तामीर होने के बाद K4 मंसूबे को पाकिस्तान के जो पानी का पूल है उसमें से पानी फराहम किया जाएगा। ये पानी हमारा आएगा धाबे जी तक। धाबे जी से पानी आगे मुख्तलिफ 3 पॉइंट से जहाँ पर पहुँचाया जाएगा, उसके लिए ऑगमेंटेशन होना ज़रूरी थी, लेकिन उस ऑगमेंटेशन को शामिल ही नहीं किया गया। ऑगमेंटेशन का मतलब है कि जो पंपिंग स्टेशन है, मेन पंपिंग स्टेशन है, जैसे धाबे जी, वहाँ से जब पानी पहुँचेगा तो उसको शहर तक पहुँचाना होगा, तो उसके लिए ज़ैली लाइनें डालनी होती हैं। लेकिन उस वक्त के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने ये PC बनाई थी, उसमें उस मंसूबे को शामिल ही नहीं किया। जब इस चीज़ों को सामने लाया गया तो इतना बड़ा मंसूबा बनाया गया, लेकिन जिस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो ही मंसूबे के अंदर शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल जी ऑगमेंटेशन इसमें शामिल ही नहीं थी। लेकिन जब ये मंसूबा नहीं बना, जब इसकी हाईलाइट होना शुरू हुआ तो उसके बाद इसकी PC1 बनाई गई। PC1 बनाने के बाद इसको वफाक को भेजा गया। लेकिन इस दौरान 2018 में इलेक्शन हो गए। 2018 में इलेक्शन होने के बाद वफाक में हुकूमत तब्दील हो गई। उसके बाद PTI की हुकूमत आई। PTI ने सिंध हुकूमत को नाअहल करार देकर मंसूबा उनसे लेने के बाद वफाक को दे दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा ज्यादती जो इस मंसूबे के साथ हुई PTI के दौर में ही हुई, क्योंकि PTI वज़ीर आज़म जब उस के थे इमरान खान साहब, वो कराची आए थे और आने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं इस मंसूबे को वफाक को लेके जा रहा हूं और ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करके दूंगा। लेकिन उन्होंने अपने किसी भी बजट में इस मंसूबे के लिए पैसे रखे ही नहीं। उनके दौरे हुकूमत में 3 साल में इस मंसूबे को सिर्फ 3 से 4 अरब रुपए ही दिए गए, जबकि उस वक्त इस मंसूबे की लागत तकरीबन इस मंसूबे का आगाज किया गया था फरीद, तो कितना टाइम दिया गया था कि कब तक ये मंसूबा मुकम्मल करना था? 2005 में कंसीव किया गया था। 2010 तक इस मंसूबे को मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। 2010 के बाद तो इसका PC1 बनाई गई। PC1 बनाने के बाद इसको मंजूर कराई गई। मंजूर कराने के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध के अंदर। 2015 में पहली मरतबा इसका इफ्तिताह हुआ। 2016 में दूसरी मरतबा इफ्तिताह हुआ। 2018 में तीसरी मरतबा इसका 3 मरतबा तो इस मंसूबे का इफ्तिताह किया जा चुका है, लेकिन ये मंसूबा तकमील तक जा ही नहीं पा रहा।
K4 मंसूबा इसका 65% तक काम मुकम्मल हो चुका है फरीद, इसके ऊपर सिर्फ 35% काम बाकी रहता है, तो उसके ऊपर अमल दरामद अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? क्यों फंड्स की जो है इतनी कमी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल यही वजह है ना। देखें K4 मंसूबा 650 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा था, जिसके जरिए कराची को योमिया 650 मिलियन गैलन पानी मिलना था। लेकिन 2018 में यह तय पाया कि मंसूबा 2 हिस्सों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले हिस्से में 260 मिलियन गैलन पानी कराची को दिया जाएगा। अभी ये पहला हिस्सा ही है जो अटका हुआ है, पहला हिस्सा ही मुकम्मल नहीं हो पा रहा कि 260 मिलियन गैलन पानी कराची को मिल सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वापडा से हमारी बात होती है, वापडा कहती है हमारे पास 9 कामों का ठेका है, हमने वो काम तकरीबन 65% मुकम्मल कर ली। अब सिंध हुकूमत की बारी है कि सिंध हुकूमत यहाँ पर पंपिंग स्टेशन की तामीर करे, बिजली स्टेशन की तनसीब को यकीनी बनाए और ऑगमेंटेशन का काम करे। इस हवाले से जब हमने मेयर कराची, क्योंकि वो चेयरमैन वाटर बोर्ड भी हैं, वजीर बल्दियात से भी बात की, तो उनका कहना यह था कि उन्होंने 2 साल कबल ऑगमेंटेशन की पीसी बना के PC1 मंजूरी के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेजी हुई है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1.5 से 2 साल तक उसकी ऑगमेंटेशन की PC1 को मंजूरी नहीं किया गया। इस हवाले से मेयर का कहना है बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। जिस तरह से आपने बताया जब ये मंसूबा शुरू किया गया था ऑगमेंटेशन नहीं रखी गई थी, अब चूंकि मामला हाईलाइट हुआ है तो क्या उसे अब मंसूबे में शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, उसको तकरीबन 1.5 साल तक वहाँ पर हमारी PC1 रुकी रही वफाक में। अभी चंद माह कबल 2 से 3 महीने हुए हैं, वफाक की जानिब से उसकी ऑगमेंटेशन की PC1 मंजूर कर ली गई, जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से इसका ऑगमेंटेशन के कामों के लिए टेंडरिंग भी कर दी गई है और हफ्ते को ऑगमेंटेशन का इफ्तिताह होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मनसूबा जो 650 मिलियन गैलन का था, जो कि कराची की आबादी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। कराची को 20 साल पहले पानी का कोटा सेंक्शन हुआ था, धाबे जी से 550 मिलियन गैलन और हब डैम से 100 मिलियन गैलन। लेकिन बदकिस्मती से धाबे जी से जो पानी कराची को सप्लाई होता है 550 की जगह बामुश्किल 350 से 400 मिलियन गैलन पानी आता है। जो बकाया पानी 150 मिलियन गैलन पानी है, वो आधे लीकेजेस में चला जाता है, आधा चोरी हो जाता है। इसी तरह हब डैम से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी सेंक्शन है, लेकिन कराची को हब डैम से, क्योंकि उसकी जो हब रिवर है वो काफ़ी ख़राब है, उसकी वजह से वहाँ से पंपिंग नहीं हो पाती। 80% पंपिंग होती है, लेकिन उस 80% पानी में से भी तकरीबन 30% पानी चोरी कर लिया जाता है, 10% पानी ज़ाया हो जाता है। तो इस वक्त कराची की जो 3 करोड़ की आबादी है, जिसकी ज़रूरत योमिया 1200 मिलियन गैलन पानी है, उनको 350 से 400 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। इस मंसूबे का मकसद ही ये था कि K4 मंसूबे का, कि इस मंसूबे को तकमील तक पहुँचाया जाए। K4 मंसूबा मुकम्मल होने के बाद कराची के जो शहरी, फरीद, जिस तरह से देखा जाए तो K4 मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो कराची का कितने फीसद हिस्सा इससे मुस्तफीद हो सकेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा कराची ही इससे फायदा उठा सकेगा? जी देखिए, अगर पहला फेज इसका 260 मिलियन गैलन का है, अगर ये फेज मुकम्मल हो जाता है तो कराची का तकरीबन 75% जो पॉपुलेशन है वो इस पानी से मुस्तफीद हो जाएगी। लेकिन अभी वो ही मामला अटक गया, क्योंकि वफाक की जानिब से रवा माली साल 2026 के 25-26 के बजट में ही सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। वापडा की जानिब से 40 अरब रुपए की दरख्वास्त की गई थी। वापडा ने अपने दरख्वास्त में कहा था वफाक की हुकूमत से कि हमने 65% काम मुकम्मल कर लिया है, हमें 40 अरब रुपए दिए जाए ताकि जो बकाया 35% काम है हम वो भी मुकम्मल कर लें। अब 40 अरब की जगह रवा साल के बजट के लिए इस मंसूबे की तकमील के लिए जो वापडा को रकम दरकार है वो 40 अरब रुपए है, लेकिन हमें रखे गए हैं बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए। इस तनासुब से अगर देखा जाए तो कम से कम 10 साल मजीद लगेंगे। वफाक अगर 3-3 अरब रुपए देता तो 10 साल मजीद लगेंगे इस 260 मिलियन गैलन के पहले फेज को मुकम्मल होने में। इसके साथ साथ केबी फीडर पे भी सीमेंट की लाइनिंग का काम जारी है। अगर ये रफ्तार से मंसूबा आगे बढ़ा तो फिर आने वाले वक्तों में तो उसकी लागत तो मजीद वक्त के साथ बढ़ती जाएगी, ये तो फिर 40 अरब से भी तजावुज कर जाएगी। जी बिल्कुल, अभी इस वक्त 40 अरब रुपए वापडा को चाहिए हर सूरत में इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन अगर वफाक ने इसी तरह से पैसे दिए 3-3 अरब या 2-2 अरब या 4-4 अरब, तो ये मंसूबा तकरीबन 5 साल मजीद डिले हो जाएगा। डिले होने की वजह से इसकी जो तामीरी लागत है इस वक्त 126 अरब रुपए, ये 200 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। इसके साथ साथ जो इसके झेली कंपोनेंट हैं, जैसे ऑगमेंटेशन है, पंपिंग स्टेशन की तामीर है, बिजली घरों की तनसीब है, सीमेंट की लाइनें हैं, इन सब की तनसीब को भी
ले तो तकरीबन इसके अंदर 100 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो जाएगा। इस वक्त ऑगमेंटेशन के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से 72 अरब रुपए रख दिए गए और ऑगमेंटेशन का काम शुरू किया जा रहा है, टेंडरिंग उसकी हो गई है। लेकिन अगर पीछे से यह काम रुकता है और ये मंसूबा मुकम्मल वापडा नहीं कर पाती, जून 2026 की जो डेडलाइन वापडा ने दी है, इससे पहले ये डेडलाइन थी जून 2025 की, उससे पहले ये डेडलाइन थी जून 2018 की, लेकिन ये किसी भी डेडलाइन पे अपना मुकम्मल नहीं कर सका, जिसकी वजह से 25 अरब रुपए का मंसूबा अब जो हम हैं उसके 126 अरब रुपए अदा करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है, सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया। लेकिन इस मंसूबे की अगर हम खामियों की बात करें तो इसके डिज़ाइन में पहले दिन से खामी है, जिसे कभी तवज्जो नहीं दी गई। उस पीढ़ी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई जिसने ऑगमेंटेशन इसकी PC1 में शामिल ही नहीं किया था। फिर इसमें जो अभी रिजर्व टैंक बनाए गए, वाटर टैंक बनाए गए हैं, बहुत बड़ा मंसूबा है ये, 260 मिलियन गैलन का पहला फेज है। इतना बड़ा मंसूबा दुनिया भर में जहां भी बनाया जाता है उसमें कम से कम जो रिजर्व टैंक बनाए जाते हैं वो 10 से 15 दिन का पानी स्टोर करने के लिए, जखीरा करने के लिए बना की गुंजाइश रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इसके टैंक बनाए गए उसमें बामुश्किल 1 से 1.5 दिन का पानी रिजर्व किया जा सकता है। अगर किसी प्रोजेक्ट के किसी पंपिंग स्टेशन में खराबी पैदा हो जाती है तो कराची को फिर 1 दिन के बाद पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास रिजर्व में पानी ही 1 दिन का होगा टैंक के अंदर। इतने बड़े मंसूबे के लिए इनको चाहिए था इतना बड़ा मंसूबा बनाया गया, फिर भी रिजर्व के लिए इतनी कम कैपेसिटी क्यों रखी गई, उसे मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया? जी बिल्कुल, यही खामियां इस डिज़ाइन की। जब ये मंसूबा बनाया गया था इसकी डिले होने की सबसे बड़ी वजह ही डिज़ाइन में खामियां थी। 2005 में जब ये नक्शा बना तो इसकी जो लाइनों के रूट थे वो रूट पे कई बाअसर सियासी शख्सियात की ज़मीनें आ रही थी। इसकी वजह से तकरीबन 3 से 4 मरतबा इसके लाइनों का रूट भी चेंज किया गया। उस रूट चेंज करने में 3 से 4 साल ज़ाया हो गए, क्योंकि जिस जमींदार की, सियासी जमींदार की ज़मीन आती थी वो अपनी ज़मीन नहीं दे रहा था वाटर कॉरपोरेशन को लाइन डालने के लिए, इसलिए इस नक्शे को बार बार बदलते रहे। तो ये नक्शे डिले पे डिले होता चला गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ कराची को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को, जहां देखा जाए कराची को और बहुत से दीगर मसाइल का सामना है। एक और बड़ा मसला भी है, वो पानी चोरी का है। पानी चोरी का मसला कितने % हल हो सकता है अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है? अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान कराची में पानी चोरी पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 75% कराची को मुकम्मल उनके घरों में पानी मिल सकता है अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है। रही पानी चोरी की बात, तो पानी चोरी तो उस वक्त भी होगा, पानी चोरी आज भी होता है। पानी चोरी लाइनों से भी किया जा रहा है, पानी चोरी रिवर से भी किया जा रहा है, नहरों से भी किया जा रहा है। वाटर कॉरपोरेशन की जो नहर हब डैम से निकलती, जिसे हम हब रिवर कहते हैं, हब रिवर से जब पानी कराची के लिए पंप किया जाता है तो वो जो नहर है उसमें बाकायदा टैंकर खड़े करके मोटरें लगा के पानी चोरी किया जाता है। बड़े बड़े टैंकर वहां पर खड़े होते हैं, बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक की मोटर लगाई जाती है और पानी चोरी कर लिया जाता है। इसी की तरह जो धाबे जी से पानी पंप किया जाता है, तो धाबे जी से कराची का फासला तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर। इस 80 से 90 किलोमीटर के दरमियानी रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर जो 36 इंच की 88 इंच की वाटर कॉरपोरेशन की बल्क सप्लाई लाइन है उनको बस्ट किया जाता है। बस्ट करने के बाद वहां पर गहरे गहरे कुएं खोदे हुए, उन कुओं में पानी जमा होता है और वहां से पंप के जरिए टैंकर भरे जाते हैं। इसके अलावा जो चोरी की जाती है, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हैं वहां पर से चोरी करके पानी बेचा जाता है। तो पानी चोरी रोकने के लिए तो वाटर पानी चोरी के हवाले से भी सिंध हुकूमत जो है वो काफी देर से आगाह है, तो वो इसके ऊपर काबू क्यों नहीं पा सकी है? पानी चोरी को क्यों नहीं रोक पा रही है सिंध हुकूमत? जी देखें, बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से और चेयरमैन वाटर बोर्ड और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कोशिशों से चंद माह कबल कराची में पानी चोरों के खिलाफ रेंजर्स के साथ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। दर्जनों पानी चोर पकड़े गए, दर्जनों गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़े गए जिन्हें मस्मार कर लिया गया। लेकिन इस दौरान कई बाअसर शख्सियात के भी नाम सामने आए जिन्हें पर्दे में रखा गया है, जिनको सामने नहीं लाया जा रहा। पानी चोरी करने में वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान भी मुलविस हैं, बाद सियासी शख्सियात है जिनकी सरपरस्ती में ये पानी चोरी किया जा रहा है, जिनके नाम मुख्तलिफ इदारों ने दिए, हुकूमत को भी दिए, लेकिन हुकूमत उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, क्योंकि वो खुद कई मौके पे उन्हीं लोगों से मदद हासिल करती है जो इस काम में मुलविस है। कराची में पानी चोरी का सिलसिला इतना उरूज पकड़ चुका है कि जो लोग चंद साल कबल मंशियात का कारोबार करते थे, आप कह रहे हैं कि मेयर कराची की जानिब से इस हवाले से काफी इकदाम किए गए हैं पानी चोरी रोकने के हवाले से। हमने काफी कोशिश की कि हम मेयर
जो है कराची मुर्तज़ा वहाब साहब उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। हम चाहते थे कि वो अपना मौक़िफ़ भी हमारे सामने रखें कि आखिर क्या वजूहात हैं कि K4 मनसूबा जो है वो कराची के लिए अहम है, तो उसे पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा। लेकिन हमारी दुआ ये है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वो ये देखें और कोशिश करें कि इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि कराची के अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर जाली लेबॉर्ट्रीज़ की भरमार है। बरसों से इसके खात्मे के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन वो मुहिम भी हमें नाकाम दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज़ में जो अमला है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है, उन लेबॉर्ट्रीज़ को आम लोग ही चला रहे हैं। और इसके साथ साथ जाली लेबॉर्ट्रीज़ के सदेबाब के लिए कायम हेल्थ केयर कमीशन भी कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर वाजिद शहजाद ने। वाजिद, सबसे पहले तो हमें इस सारे मामले से आगाह कीजिएगा कि ये क्या मामला है। शुक्रिया फरजाना। देखें, जिस तरह एक मरीज़ पहले हॉस्पिटल जाता है तो पहले उसको जो है उससे गुजरना पड़ता है कि टेस्ट किया जाए, तो डॉक्टर की जानिब से जो टेस्ट लिखे जाते हैं तो वो टेस्ट जब लेबॉर्ट्रियों की तरफ जाते हैं मरीज़ तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं बात करूंगा खैबर पख्तूनख्वा में जाली लेबॉर्ट्रीज़ की। अगर इसकी बात की जाए तो पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा में है इन जाली लेबॉर्ट्री की भरमार है। चूँकि लेबॉर्ट्री के खात्मे के लिए बरसों से जारी मुहिम जो है वो भी नाकाम हो चुकी है। हमने ये भी देखा कि लेबॉर्ट्री में जो अमला है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है, जिसमें लोग जो हैं लेबॉर्ट्रियाँ चला रहे हैं। इसी तरह हमने ये भी देखा कि इन्हीं लेबॉर्ट्रियों में जो लाइसेंस दिए जाते हैं हेल्थ केयर कमीशन, ये मैं आपको इसके साथ ऐड करता चलूँ कि जो हेल्थ केयर कमीशन का क़याम है वो इस मकसद के लिए बनाया गया था कि जो अताई डॉक्टर होते हैं ये या गैर तरबियत याफ्ता तबीब होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें जो निजी अस्पताल हैं उनको भी रेगुलेट किया जाए। इस हेल्थ केयर कमीशन का ये काम था। तो हम अब जब हमारी तर्जुमान से बात हुई तो उसकी जानिब से डेटा भी देने से कासिर वो नज़र आ रहा था। कहते हैं कि आपको 2 दिन बाद डेटा मिलेगा, लेकिन यही जो जाली लेबॉर्ट्री हैं उसका डेटा ना ऑफिशियली वेबसाइट पर है ना ही कोई इस तरह से। लेकिन वाजिद, जब कोई लेबॉर्ट्री खोली जाती है, बाकायदा लाइसेंस इशू किया जाता है उसे, तो ये कौन लोग हैं जो लेबॉर्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछ भी नहीं रहा? देखिए जी, ये आम लोग हैं जिनको मैंने पहले भी बताया कि अताई डॉक्टर होते हैं। इसके साथ साथ जो जाली ये चलाते हैं लेबॉर्ट्रीज़, इसके साथ साथ जो तबीब होते हैं वो ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ खोल के बैठ जाते हैं, जिसमें जो अमला होता है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं होता, जिसमें वो मरीज़ों के खून और ब्लड जो हैं वो भी लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करूँ कि जो ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं इसमें अपने अपने मनमानी कीमतें जो हैं वो मरीज़ों से वसूल किए जाते हैं। अगर HBS और HCV की बात करें, जो यरकान का टेस्ट होता है उसको जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसमें 600 से 700 रुपये इन्होंने जो कीमतें हैं टेस्ट की वो रखी हैं। इस तरह अगर जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ा चढ़ा के जो है 1000 से 1200 रुपये वो वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह ब्लड CP होती है जिसके लिए ब्लड का मुकम्मल मुआयना किया जाता है, उसका भी जो कीमत है वो 1000 से बढ़ाकर 1200। ये जाली लेबॉर्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ में जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्री हैं उस पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन का काम ही ये है कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, ना सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ अगर असल लेबॉर्ट्रीज़ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ पर चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? ज़ाहिरी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो नाकाम हो चुकी है। इनकी जो जारी मुहिम थी वो भी नाकाम हो चुकी है। सिर्फ कमीशन बनाई गई है लेकिन वो जो काम है उनका वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ बढ़ा चढ़ा के 1-2 लेबॉर्ट्रीज़ को सील करके और उन पे छापे मार के वो तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ की भरमार है हज़ारों की तादाद में पूरे सूबे में जो ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो खोली गई हैं, लेकिन कुछ इनकी जानिब से हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से नहीं पता लग रहा। इसी तरह टेस्ट के रेट, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके रेट भी मुकर्रर नहीं है। बात की जाए कि नमूनों से जो जान पड़ताल के बगैर टेस्ट के नताइज दिए जाते हैं, इसके अलावा टेस्ट करने वाले की अक्सरियत जो लैब टेक्नीशियन होती है वो भी उसमें नहीं होते। अच्छा, ये भी मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो लाइसेंस दिए जाते हैं हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से
वो एक लाइसेंस पे जो है सुबह भर में 8 से 10 लेबॉर्ट्रीज उस एक ही लाइसेंस पे जो है वो काम करती हैं। जैसे अच्छा। अगर मेरे नाम पे एक लेबॉर्ट्री का लाइसेंस बनाया गया है तो मैं जो हूँ तो वो मैं तो नहीं, लेकिन जो दीगर लोग हैं वो इसी लाइसेंस पे 3-3, 4-4 लेबॉर्ट्री खोल लेते हैं। लेकिन वो लाइसेंस तो एक लेबॉर्ट्री के लिए नहीं होता है, उसके ऊपर 2-3 लेबॉर्ट्रीज कैसे खोली जा सकती हैं? यही जाली लेबॉर्ट्री का मकसद यही है कि मेरे लाइसेंस पे वो वहाँ पे भी काम अच्छा। करते हैं। अगर हेल्थ केयर कमीशन वहाँ पे जाती है तो उनको बाकायदा तौर पर वो लाइसेंस बताया जाता है कि नहीं जी हमारा ये जो लाइसेंस है ये रजिस्टर्ड है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, उसको बाकायदा तौर पर लाइसेंस दिया गया है। लेकिन यही वही बात आती है कि जो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से चेक एंड बैलेंस है वो भरपूर नहीं है। अगर एक लेबॉर्ट्री के लिए एक लाइसेंस का अजरा किया जाता है तो उनके पास ये डेटा मौजूद होना चाहिए कि वो दूसरी लेबॉर्ट्री उसके साथ जो रजिस्टर्ड है उसका डेटा नहीं है तो उसको बाकायदा तौर पर सील किया जाए। लेकिन इसी लेबॉर्ट्रीज़ में एक बंदे के लाइसेंस से, जैसे मैंने बताया कि 4-5 लेबॉर्ट्री जो हैं वो खोली जाती हैं। तो निजी लेबॉर्ट्री जो हैं ये पूरे सूबे में उसकी भरमार है, हज़ारों की तादाद में जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो कायम की गई हैं। क्या वजह है कि इन लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, इन जाली लेबॉर्ट्रीज को बंद ही नहीं किया जा सका है? देखिए वजूहत तो बहुत सारी हैं। हेल्थ केयर कमीशन का जो ज़राए के मुताबिक हमें ये बात पता लगी है कि जितने भी ये जाली डॉक्टर्स और जाली लेबॉर्ट्रीज़ वाले हैं ये ले दे के कुछ मामला करके अंदरूनी जो इसके मुताबिक हमें ये बातें पता लगी हैं कि हेल्थ केयर कमीशन में ऐसे बाअसर रसूब लोग हैं कि जो इनके साथ मिले हुए हैं और बाकायदा तौर पर इनको लाइसेंस ना भी हो इनके साथ तो उनको इजाज़त मिल जाती है कि हाँ आप जो हैं आप लेबॉर्ट्रीज खोलें और यहाँ पर जो है टेस्ट वगैरह करें। लेकिन ये हेल्थ केयर कमीशन का ये भी बताता चलूँ कि जो बाअसर लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन का मकसद ही यही था कि जो जाली डॉक्टर्स हैं, अताई डॉक्टर्स हैं और जो अस्पताल में इन अस्पतालें जो रेगुलेट नहीं हैं उनको रेगुलेट करना, ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ को बंद करना, सील करना और जो सही लेबॉर्ट्री हैं उनको लाइसेंस देना, जिन चेक एंड बैलेंस करना, वो इस हेल्थ केयर कमीशन का काम था। असल लेबॉर्ट्रीज के मुकाबले में जो जाली लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी कितनी तादाद होगी वाजिद? देखिए जी जैसे रजिस्टर्ड जो हैं वो सैकड़ों में है, तो जाली जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो भी सैकड़ों में ही मौजूद है। मैंने बस पहले भी आपसे यही अर्ज़ किया कि एक लाइसेंस पे 4 से 5 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो कायम की गई हैं। अगर हेल्थ केयर कमीशन की लेकिन जो सूरत-ए-हाल वाजिद आप हमें बता रहे हैं उसके बाद तो हमें ये लग रहा है कि एक असल है और उसके मुकाबले में 5 जाली लेबॉर्ट्रीज यहाँ पर बनी हुई हैं। बिल्कुल यही है, हम खुद भी देखते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे फील्ड वर्क में हम काम करते हैं, हेल्थ पेज काम करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं उसमें तो पहले मैंने बताया कि एक तो अमला जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। आम जो शागिर्द टाइप से होते हैं, जो वहाँ पे इंटर्नी टाइप से होते हैं, वही आपसे ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, वही आपसे जो है आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी वाक़े भी हमारे सामने आए हैं कि जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो मरीज़ को रिपोर्ट दी जाती है उनमें भी इंकशाफात पैदा होते हैं कि जो उनको बीमारी नहीं लाहक होती वो उस रिपोर्ट में जो है वो लाहक कर दी जाती है। सही जी। लेकिन अगर ये सूरत हाल रहेगी तो आम आवाम बेचारी कहाँ जाएगी जब मर्ज की तशखीस ही ठीक से नहीं हो पाएगी? तो जब वो इस तरह के टेस्ट लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर उनका इलाज किस तरह से किया जाता है? बहुत मुश्किल है जी। सेहत का यहाँ पे निज़ाम जो है बिल्कुल दरम बरम है। हस्पतालें जो हैं वो भी नाकारा हो चुकी हैं, मरीज़ जो है वो रुल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि जो टेस्ट किए जाते हैं तो डॉक्टर उनका इलाज जो है वो करना उसको मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स भी वही टेस्ट दे के उनको इलाज करते हैं, तो उसी टेस्ट के मुताबिक अगर उनका इलाज होता है तो उनको दीगर जो बीमारियाँ वो भी लाहक हो जाती हैं। तो मरीज़ों को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ना सिर्फ पेशावर बल्कि DHQ हैं, BHQ हैं, उनको भी इसी वजूहात की बिना पर मुश्किलात है। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर कायम है, LRH है, हमारी सूबे की सबसे बड़ा अस्पताल है, लेडी रीडिंग अस्पताल, KTH अस्पताल, HMC अस्पताल। इन तमाम अस्पतालों में भी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो नाकारा नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक मरीज़ वहाँ पर जाता है तो पहले तो उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपने एक्सरे करवाना है तो एक्सरे की जो
बिल्डिंग है वो अलग से उनको मुख्तस की गई है, लेकिन वो ज़्यादातर फासला उसमें मौजूद होता है। तो मरीज़ जो था वो रास्ता तय करके फिर एक डॉक्टर के पास जाता है, तो उससे भी उसको मुश्किलात होती हैं। एक तो ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ की मुश्किलात, एक तो अस्पताल में जो अच्छा माजिद, सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये है, जिस तरह से आपने अभी हमें बताया भी कि हेल्थ केयर कमीशन के तर्जुमान से आपने राब्ता किया, उनसे जानने की कोशिश की कि लेबॉर्ट्रीज का जो डाटा है वो कहाँ है। उन्होंने कहा जी वेबसाइट से उठा लो। तो क्या वजह है कि उनके पास डाटा मौजूद नहीं है? ज़ाहिर बात है कि एक जो कमीशन बनाई गई है, अगर वो अमली काम करे तो ज़ाहिर बात है उनके पास डेटा मौजूद होगा, लेकिन तर्जुमान होना चाहिए जो थे वो मुझे यही बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उनके पास इसलिए मौजूद नहीं है कि इन लोगों की जानिब से कार्रवाइयाँ नहीं की जाती। सूबे भर में ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि हम भी देख रहे हैं, हम इनको निशानदेही भी करते हैं कि देखें यहाँ पर जो है फ़लाँ इलाके में एक इल्लीगल जो लेबॉर्ट्री है वो कायम की गई है, आप बाकायदा जाएं वहाँ पर उनकी चेक एंड बैलेंस करें, आया उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती। तो ज़ाहिर बात है कि जब कार्रवाई नहीं होगी, कोई इस तरह से उनकी जानिब से इक़दाम नहीं किए जाएंगे, तो उनके पास डेटा कहाँ से मौसूल होगा। अच्छा, आवाम के पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो असल और जाली लेबॉर्ट्री में डिफ्रेंशिएट कर सके? किस तरह से किया जा सकता है? बहुत ही सादी आवाम है हमारी, उनको जब जैसे ही कहा जाता है कि इस लेबॉर्ट्री में जाएं, असल में ये भी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं इसकी जो अपनी कमीशन होती है वो भी लेबॉर्ट्रीज के साथ मौजूद होती है। कुछ ऐसे डॉक्टर बिल्कुल वाजिद, ये एक बहुत बड़ा माफिया है और ये मेरे अपने जानने में आई है, ये मेरे अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद में मैं ये बात कर रही हूँ कि डॉक्टर्स भी उन लेबॉर्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और उन लेबॉर्ट्रीज के साथ वो स्पेशल भेजते हैं मरीज़ को कि आपने यहाँ से ही टेस्ट करवाना है, अदरवाइज आपके टेस्ट जो है वो नहीं माने जाएंगे। तो ये जो पूरा माफिया एक बन चुका है, इसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई अब करनी चाहिए ताकि इसका मुकम्मल खात्मा हो सके? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बता दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसी तरह हमारे साथ भी ये एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर जो एक मार्केट सी है वहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे होते हैं, बाकायदा हज़ारों की तादाद में वहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक्स पर लोग जाते हैं, अपना इलाज मुआवजा कराते हैं और यही समझ के कराते हैं कि जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो हमें मेडिसिन जो लिखेंगे और जो लेबॉर्ट्रीज भेजेंगे। तो लेकिन आपकी जानिब से यही कहा गया कि जो माफिया है, वाकई ये एक माफिया है जो कि ये इनके साथ कनेक्ट होते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ वाले आके इनको अपना कमीशन देते हैं। तो इसका रास्ता यही है कि लोगों को भी चाहिए कि जो एथेंटिक डॉक्टर्स हैं, एथेंटिक क्लिनिक्स हैं, उसकी जानिब जो है वो रुख करें और वहाँ से जो है अपना इलाज मुआवजा करें। बिल्कुल वाजिद, देखा जाए तो तबीब होना, डॉक्टर होना बड़ा ही मुकद्दस पेशा है, लेकिन लोग इस मुकद्दस पेशे का भी ख्याल नहीं रखते हैं और आवाम को इस तरह से लूटते हैं कि उनको समझ ही नहीं लगती कि हम उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। वो लेबॉर्ट्रीज जो इस तरह के तमाम टेस्ट करती हैं जो कि ऑथेंटिक भी नहीं होते हैं, तो उनको किस तरह से फिर पहचाना जाता है और क्या डॉक्टर दोबारा से फिर मरीज़ को नई लेबॉर्ट्री में भेजता है कि अब आप यहाँ से टेस्ट करवा के आएँ, क्योंकि उस तरह से तो इलाज ही गलत हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक मरीज़ को पता लग जाता है कि मेरे, ज़ाहिर बात है कि एक मरीज़ की एक अलग बीमारी होती है, मरीज़ को जो तकलीफ हो रही है उसको तो पता है ना, मुझे ये तकलीफ हो रही है, यहाँ पर तकलीफ है। अगर वो टेस्ट दूसरा होगा, उसका रिजल्ट कुछ आएगा, इलाज कुछ होगा, तो मेरे ख्याल में मरीज़ इतना तो समझदार होता ही है कि उसे ये अंदाज़ा हो जाए। तो फिर उस वक्त फिर क्या किया जाता है, उस सूरत हाल में डॉक्टर फिर क्या करते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर जो हैं वो उस सूरत हाल के तौर पर जो मरीज़ के टेस्ट वगैरह हैं उनको यही कहा जाता है कि आप जो हैं दूसरा टेस्ट करवाएं। तो दूसरे टेस्ट में भी वो पैसे बटोरे जाते हैं, लेबॉर्ट्री की तरफ से भी, डॉक्टर की कमीशन की तरफ से भी। तो मरीज़ तो होशियार है, लेकिन डॉक्टर उससे ज़्यादा होशियार है कि उसको जो है वरगला कर जो है दूसरे टेस्टों की जानिब वो कर दिया जाता है। तो ये मामला भी हमारे सामने देखने को आया है। अच्छा वाजिद, ये जो तमाम सूरत हाल आपने हमारे साथ शेयर की है, क्योंकि मामला अब हाईलाइट हो चुका है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इन जाली लेबॉर्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने के लिए कुछ किया गया है अब तक? जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिसको वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये केयर कमीशन बनी तो पहले अथॉरिटी थी, अथॉरिटी से बाद ये कमीशन बनी, कमीशन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। हर ज़िले में इनकी जानिब से एक सेंटर कायम किया गया था जो कि प्रॉपर उस पर नज़र रखता था। जितनी भी जैली लेबॉर्ट्रीज़ थी, जो अताई डॉक्टर थे, इन पर ज़्यादा
चेक एंड बैलेंस होता था। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया ये कमीशन जो है गैर फ़ाल होती गई। सिर्फ जो है पेशावर में वाजिद क्या वजूहात सामने आई इसके गैर फाल होने की? क्योंकि एक इदारा जब जिस काम के लिए बनाया जाता है तो उसका काम होता है कि उसको हल किया जाए, उसे पूरा किया जाए। क्या वजह है इसके गैर फाल होने की? और ये फिर इस तरह से उनको तो मौका मिल गया, जाली लेबॉर्ट्रीज बनाने वालों को, वो तो धड़ाधड़ बनाते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इसी टॉपिक पे आ रहा था कि जो गैर फ़ाल हुई है ये कमीशन, हमारे ज़राए के मुताबिक जो फ़ंड्स है वो अदम दस्तियाबी के बायस जो है उनको नहीं मिल पा रहे, जिससे वो गैर फ़ाल हुई है। फ़ंडिंग जो थी उनको नहीं मिल पाती, उनके जो मामलात थे वो नहीं दे के जाते। हुकूमत की जानिब से, महकमे सेहत की जानिब से जो कमीशन है उसको फ़ंड नहीं दिए गए, तो जिसकी वजह से जो ये कमीशन है गैर फ़ाल है और जो कार्रवाई हैं उसमें सुस्त रवि का जो ये शिकार कितने फंड्स दरकार है कि ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो सकेगी और मुकम्मल तौर पर काम कर सकेगी? अब और कितने फंड्स इसको दिए जाते हैं? देखिए जी, ये फ़ंड जो हैं तो महकमे सेहत की जानिब से इनको दिए जाते हैं, जिसमें ये अपने तमाम स्टाफ की जो तनख्वाहें हैं वो भी इसी से निकालते हैं और जो दीगर मामलात हैं वो भी इसी में देखे जाते हैं। तो करोड़ों रुपए के फ़ंड की मद में इनको फ़ंड अदा किए जाते हैं महकमे सेहत की जानिब से, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक इदारे को आप पैसे नहीं दे पा रहे तो वो इदारा जो है लाजमी गैर फ़ाल होगा, क्योंकि उनके पास जो है फ़ंड की अदम दस्तियाबी है। ज़ाहिरी बात है, अगर कहीं पे उनकी जानिब से गाड़ियाँ मूव करनी पड़ती हैं तो पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा दीगर मराहत जो होते हैं वो उनको अदा किए जाते हैं, स्टाफ की तनख्वाहें उनको दी जाती हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो लाजमी बात है कि जो कमीशन है वो गैर फ़ाल तो होना ही है उसको। बिल्कुल वाजिद, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है, एक चेन की सूरत होती है जो चलती चली जाती है। जहाँ पर भी चेन टूटती है वहाँ पर आगे वाला जो रास्ता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह से मरीज़ों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता रहा तो आने वाले वक्तों में मरीज़ जो है वो कहाँ जाएंगे? वो तो रुल के रह जाएंगे, क्योंकि जब टेस्ट ही गलत होंगे और मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं हो सकेगी तो इलाज किस तरह से मुमकिन होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।